नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 15। इससे पहले दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से 14 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ जो है आप आंसर करते हुए चलेंगे। और स्टार्ट करने से पहले तो दोस्तों आपको बताते हुए चलूं कि लगातार जो है दोस्तों उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, उनको आप ज़रूर देखें। और साथ ही साथ दोस्तों लगातार जो है मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम दोस्तों सामान्य हिंदी उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से जो है लगातार जो है दोस्तों इसमें हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी परीक्षा से पहले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का और आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ऑप्शन देखिए, दीवाने खास, दीवाने आम, बुलंद दरवाजा या फिर इबादत खाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? अकबर द्वारा बनाई गई उपासना भवन, या इसे आप कह सकते हैं दोस्तों प्रार्थना भवन। प्रार्थना भवन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे भी आए कि अकबर द्वारा बनाई गई प्रार्थना भवन का क्या नाम था, तो बात एक ही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इबादत खाना। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, अकबर ने प्रार्थना भवन जो बनाया दोस्तों, जिसका नाम है इबादत खाना, तो इसको कब बनाया ये पूछा जा सकता है आपको। तो याद रखेंगे दोस्तों, इबादत खाना जो है अकबर के द्वारा कब बनाया गया? 1575 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ये इबादत खाना कहाँ है। ये इबादत खाना है आपका फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में दोस्तों ये इबादत खाना है। ठीक है, जिसका निर्माण किसने किया? अकबर ने किया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इस इबादत खाने का जो निर्माण है वो अकबर ने क्यों किया, अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखेंगे ये अकबर ने दोस्तों सभी धर्मों के लिए प्रार्थना के लिए जो है इस इबादत खाने का निर्माण किया। ठीक है, याद रखेंगे सारे फैक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवातों को कहा जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो चक्रवात आते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, टाइफून, हरिकेन, टोरेंडो या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर इसका? ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो चक्रवात आते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं दोस्तों हरिकेन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन और बनेंगे दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए पहला तो यही हो गया, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। तो टाइफून दोस्तों यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा, तो प्रशांत महासागर में आने वाले तूफान को कहते हैं, क्या कहते हैं? टाइफून। ठीक है, प्रशांत महासागर। ठीक है, याद रखेंगे प्रशांत महासागर में आने वाले तूफान को क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। और उसी प्रकार दोस्तों टोरेंडो आपने पढ़ा होगा। टोरेंडो जो है दोस्तों ये जमीन से उठने वाला तूफान है। ठीक है, जमीन से उठने वाला तूफान है आपका टोरेंडो। ये आपका अमेरिका में आता है। ठीक है, कहाँ आता है? अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी याद रखेंगे दोस्तों कि देखिए यहाँ पर जो जलीय तूफान है, यहाँ पर टाइफून और जो हरिकेन है, ठीक है, टाइफून और हरिकेन कैसे हैं? ये दोस्तों जलीय तूफान है। ठीक है, और टोरेंडो जो है आपका, टोरेंडो जो है दोस्तों ये जमीन से उठने वाला तूफान है। ठीक है, अंतर है, याद रखेंगे। उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवातों को क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। और प्रशांत महासागर में आने वाले तूफानों को टाइफून कहते हैं। ये दोनों याद रखेंगे। टाइफून और हरिकेन जो हैं ये जलीय तूफान है, और जमीन से उठने वाला तूफान है आपका टोरेंडो। ठीक हो गया, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत में पर्यावरण निदेशालय का गठन किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है भारत में पर्यावरण निदेशालय का गठन जो है किस वर्ष किया गया। ऑप्शन देखिए, 1976, 77, 78, 79। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1976।
ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे भारत में पर्यावरण निदेशालय का जो गठन हुआ दोस्तों वो हुआ 1976 में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षु को जो है भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। आपको बताना है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और जो बौद्ध भिक्षु हैं इनको भूमि अनुदान देने की प्रथा को जो है प्रारंभ किया था। ऑप्शन देखिए, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, पल्लव वंश या गुप्त वंश। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है किस वंश ने इसको प्रारंभ किया था? तो सातवाहन वंश ने प्रारंभ किया था। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, सातवाहन वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? ठीक है, बात करें संस्थापक की तो संस्थापक किसको माना जाता है? सातवाहन वंश का। तो याद रखेंगे दोस्तों किसको माना जाता है? सिमुक। ठीक है, किसको माना जाता है? सिमुक को माना जाता है दोस्तों सातवाहन वंश का संस्थापक। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहां थी? तो सातवाहन वंश की जो राजधानी थी दोस्तों, ठीक है, सातवाहन वंश की राजधानी कहां थी? तो सातवाहन वंश की दोस्तों राजधानी थी आपका प्रतिष्ठान। कहां थी? प्रतिष्ठान। ये प्रतिष्ठान दोस्तों कहां पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों सातवाहन वंश से आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वंश के द्वारा जो है शीशे के सिक्के जारी किए गए। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों सातवाहन वंश से एक चीज और याद रखनी है कि शीशे के सिक्के जारी करने वाला वंश कौन था, अगर आपको पूछा जाता है शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों शीशे के सिक्के किस वंश ने जारी किए थे? तो सातवाहन वंश ने जारी किए थे। ठीक है, और आपको पता होगा कि सातवाहन वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो महान राजा था गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। साथ ही साथ सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी, ये पूछा जा सकता है। तो सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा थी दोस्तों वो थी प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको सातवाहन वंश से याद रखनी है दोस्तों। और जो सातवाहन वंश था, जो इनका समाज था दोस्तों, ये मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, ये भी साथ में आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारत में अधिकांश वर्षा होती है। तो भारत में दोस्तों अधिकांश वर्षा चक्रवातों के द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है, लौटते हुए मानसून द्वारा होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? भारत में अधिकांश वर्षा होती है, किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है, ये मान के चलें कि भारत में जो 80% आपकी जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होती है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ से याद रखना है कि ये दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है सबसे पहले कहाँ आता है? तो ये सबसे पहले आता है केरल में। ठीक है, कहाँ आता है? सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर बात करें ये मानसून कब आता है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे जून से सितंबर। जून से सितंबर। ठीक है, ये भी साथ में आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे, जहांगीर चंद्रिका का लेखक कौन था? आपको बताना है दोस्तों जहांगीर चंद्रिका ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन देखिए, केशव दास, किशन दास, राम मनोहर लाल, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 का? जहांगीर चंद्रिका किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों केशव दास के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी? इसको नटाल भी लिखा होता है कहीं कहीं, कहीं पर इसको नेटल भी लिखा होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, भारतीय नेटल कांग्रेस या भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, बी आर अम्बेडकर, बी जी तिलक, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं।
क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये की थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने दोस्तों जो नटाल कांग्रेस है इसकी जो स्थापना की थी, कहाँ की थी आपको पूछा जा सकता है। तो भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका में की। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो है दोस्तों नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की अगर आपको पूछा जाता है तो महात्मा गांधी जी ने की। ठीक है, कब की अगर पूछा जाता है तो नटाल कांग्रेस की जो स्थापना की महात्मा गांधी जी ने वो की दोस्तों 1894 में। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने की। नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की महात्मा गांधी जी ने? तो दक्षिण अफ्रीका में की। कब की अगर पूछा जाता है तो 1894 में की। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से महात्मा गांधी जी से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो यहाँ पर दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 अखबार निकाले थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी ने 2 अखबार निकाले थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में 2 जो है क्या निकाले थे? अखबार निकाले थे। पहला था द ग्रीन पंपलेट। ठीक, क्या था पहला? द ग्रीन पैम्पलेट। ठीक है, द ग्रीन पैम्पलेट कब निकाला था पूछा जा सकता है? 1896 में, पहला अखबार। दूसरा अखबार निकाला था दोस्तों इंडियन ओपिनियन, ये कई बार पूछा भी गया है। इंडियन ओपिनियन दूसरा अखबार जो है दोस्तों इंडियन ओपिनियन, ये कब निकाला? ये निकाला 1903 में। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 अखबार निकाले। पहला निकाला द ग्रीन पंपलेट 1896 में, दूसरा निकाला इंडियन ओपिनियन 1903 में। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 2 अखबार तो आपने देखा, और इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम भी दोस्तों स्थापित किए। ठीक है, अब 2 आश्रम कौन कौन से स्थापित किए? पहला याद रखेंगे फिनिक्स आश्रम, ये पूछा गया है कई बार। ठीक है, फिनिक्स आश्रम, और दूसरा आश्रम था दोस्तों टॉल्स्टॉय आश्रम। टॉल्स्टॉय आश्रम, ये 2 आश्रमों की स्थापना जो है महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की। इससे पहले मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 अखबार निकाले, द ग्रीन पैम्पलेट और इंडियन ओपिनियन। उसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम भी स्थापित किए। पहला फिनिक्स आश्रम। ठीक है, इस फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने कब की अगर आपको पूछा जाता है तो 1904 में की। ठीक है, और टॉल्स्टॉय दोस्तों आश्रम की स्थापना ये 1910 में की। ठीक है, इनके ईयर भी याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। महात्मा गांधी जी से 2 अखबार चलाई और 2 आश्रमों की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में, और साथ ही साथ नटाल कांग्रेस की स्थापना भी दक्षिण अफ्रीका में की 1894 में। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? ऑप्शन देखिए 1905, 1920, 1927, 1930। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? अखिल भारतीय महिला सभा, इसकी स्थापना किस वर्ष से हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1927। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना जो है 1927 में हुई। कहाँ हुई अगर आपको पूछा जाता है तो ये दोस्तों पुणे में हुई। ठीक है, ये भी साथ में आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। ऑप्शन देखिए भोपाल, हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है दोस्तों ये है आपका हैदराबाद में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। दूसरा दोस्तों यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? ठीक है, अगर यहाँ पर आपको स्थापना पूछी जाती है तो याद रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। 1975 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी हैदराबाद में। ठीक है, याद रखेंगे। चल
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वयस्क मताधिकार से संबंधित है। वयस्क मताधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, ये बताना है। देखिए, पहला है अनुच्छेद 322, 324, 325, 326। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। तो दोस्तों, वयस्क मताधिकार से संबंधित भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 326। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप जानते हैं वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के जो हैं उनको वोट देने का अधिकार है, आप सभी जानते हैं। तो ये है आपका अनुच्छेद 326 में। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि अनुच्छेद आपका 324 किससे है। तो ये किससे है दोस्तों, ये है आपका चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग, ठीक है। अनुच्छेद दोस्तों 325 किससे है, 24, 25, 26 याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 325 क्या है, इसमें दोस्तों किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म के आधार पर जो है मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये किसमें है, 325 में। ठीक है, 326 में बता दिया मैंने आपको। 326 में क्या है, 326 में है दोस्तों जो भी चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ठीक है, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के जो हैं वो वोटिंग कर सकेंगे। तो ये 326 में है। ठीक है, तीनों याद रखेंगे, 324, 25, 26। ठीक है, 324 में क्या है, चुनाव आयोग है। 25 में किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता। और 326 में है जो भी चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आंसर करिए इसका। भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपको बताना है भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, जयपुर, जोधपुर, कोटा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 11 का जोधपुर, राजस्थान। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे कि भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह है जोधपुर, राजस्थान में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी। ऑप्शन देखिए, 1 जून 2000, 10 जून 2002, 24 मई 2004 या फिर 12 जुलाई 2006। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर इसका। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई, राइट आंसर हो जाएगा 12 का क्या हो जाएगा, 12 जुलाई 2006 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों किस समिति के सिफारिश पर हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने नाम सुना होगा, एक समिति का नाम सुना होगा, रंगराजन समिति। ठीक है, रंगराजन समिति के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो रंगराजन समिति की सिफारिश पर दोस्तों इस आयोग का गठन किया गया, यानी कि इस आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, रंगराजन आयोग जनवरी 2000 में दोस्तों इस समिति का निर्माण हुआ। ठीक है, 2000 ईस्वी में दोस्तों इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ रंगराजन समिति का। ठीक है, गठन हुआ और इसने सिफारिश की दोस्तों कि एक क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग होना चाहिए। ठीक है, रंगराजन समिति का याद रखेंगे। ठीक है, और इसका जो रंगराजन समिति है दोस्तों, इसका गठन जो है क्यों किया गया, तो इसका गठन दोस्तों भारत में सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा। दोस्तों किस अनुच्छेद में है ये बताना है। अनुच्छेद 393, 390, 280 या फिर 101। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किस अनुच्छेद में दोस्तों ये है कि संविधान को क्या कहा जाएगा, भारत का संविधान कहा जा सकेगा। तो 21 अनुच्छेद में है, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा 13 का दोस्तों अनुच्छेद 393। ठीक है, 393 जो है ये किससे संबंधित है, याद रखेंगे इसको। संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा, ये किस अनुच्छेद में है अगर आपको पूछा जाता है, तो ये है आपका अनुच्छेद 393 पे।
ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, याद रखेंगे, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 393 क्या है, ये संविधान के टाइटल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है। तो विश्व हिंदी दिवस 2025 आप सभी जानते हैं दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो आपको पूछा गया है कि इस साल 2025 में क्या थीम रही, तो थीम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला है हिंदी भाषा के लिए वैश्विक पहल, हिंदी एकता विश्व एकता, या हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, या फिर हिंदी एकता और वैश्विक भागीदारी। क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंदी दिवस, ये जरूर याद रखें, पूछा जाता है। हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं हर साल। तो थीम क्या रही दोस्तों, क्या रहेगा राइट आंसर। तो विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम थी दोस्तों हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। ठीक है, ये आपका क्या थी, थीम थी दोस्तों। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर करेंगे। हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ आप जानती हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो ये सीआरपीएफ का दोस्तों महानिदेशक किसे बनाया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, अनुराग कालरा, रमेश कुमार सिन्हा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, या फिर अजय कुमार। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सीआरपीएफ का दोस्तों हाल ही में महानिदेशक बनाया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, सीआरपीएफ से संबंधित कुछ आपको पूछा जा सकता है। देखिए सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ की स्थापना आपको पूछी जा सकती है। तो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, सीआरपीएफ की स्थापना हुई दोस्तों 27 जुलाई 1939 में दोस्तों स्थापना हुई सीआरपीएफ की। और सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है अगर आपको पूछा जाता है, तो सीआरपीएफ का मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ है, नई दिल्ली में मुख्यालय है दोस्तों सीआरपीएफ का। और मोटो क्या है सीआरपीएफ का, मोटो की बात करें तो मोटो है सीआरपीएफ का सेवा और निष्ठा, सेवा और निष्ठा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको सीआरपीएफ से याद रखने हैं, आपको पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, मुख्यालय पूछा जा सकता है, तो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से 15 क्वेश्चन देखे दोस्तों हमने, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप जरूर अच्छे से एक बार फिर देखें। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।